हेलो दोस्तों, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल डीपी सर। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 5 लेकर आ चुका हूँ। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ लिया था परागण के प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानव परागण, जिसे हम कृत्रिम सक्रियकरण भी कहते हैं। कृत्रिम संक्रीकरण जिसे हम मानव परागण भी कहते हैं। अब हम समझते हैं मानव परागण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मानव परागण की डिस्कस करते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे आपको कोई अच्छे पादप प्राप्त करने हो तो आप किसी और जगह से परागण लेकर आए और उस पुष्पक के वर्तिकाग्र पर डाल दिया। परागण को कहाँ पर डालते हैं? वर्तिकाग्र पर डालते हैं। आपने कोई परागण लिया और वर्तिकाग्र के ऊपर डाल दिया, जिसे हम कहेंगे मानव परागण। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होंगी। पुष्पक के पुंकेसर को काटकर या काट देने को विंपूषण कहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पुष्प के पुंकेसर यानी जो पुष्प के जो पुंकेसर होते हैं जिसमें से परागण गिरते हैं उसको काट दे, ताकि उससे क्या होगा कि परागण के नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कि परागण वर्तिकाग्र पर गिरे नहीं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पर लिखे थे, विंपूषण किसे कहते हैं? पुष्प के पुंकेसर को काटना पुष्प के पुंकेसर को काटना विंपूषण कहलाता है। और पुष्प के पुंकेसर को अपन ने क्यों काटा? ताकि उसके परागण उस वर्तिकाग्र पर नहीं गिरे। अभी अपना पौधा है, अगर हम इसके पुंकेसर को नहीं काटेंगे तो अगर इसके परागण इसके वर्तिकाग्र पर गिर गए तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके पुंकेसर को हम काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पुंकेसर को कलिका अवस्था में काट देते हैं। और पुंकेसर कौन सी अवस्था में? कलिका अवस्था में। ठीक है, तो इसका क्या हम लिखते हैं, पुंकेसर को कलिका अवस्था में काट देते हैं। और उसके बाद हम स्वपरागण यानी जो स्वपरागण होता है उसको रोकने के लिए हमने किसको काट दिया? पुंकेसर को। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उस पौधे के ऊपर बैगिंग करते हैं। बैगिंग किस लिए करते हैं? ताकि उसके ऊपर बाहर से कोई परागण ना आ जाए। जैसे अपने वर्तिकाग्र है, कहीं पर किसी हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या कीट के माध्यम से अगर उसके ऊपर परागण आ गया तो क्या होगा? परागण विकसित हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थैली या एक बैगिंग, जिसे हम कहते हैं बैगिंग कर देंगे, थैली लगा देंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बैगिंग या बैगिंग। अब अपन पढ़ते हैं बैगिंग या थैलीकरण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझते हैं। बैगिंग, इसे हम थैलीकरण भी कहते हैं या बोरा अवस्था भी कहते हैं। अब ये कहते किसे है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पॉलीथीन बांध देंगे, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वर्तिकाग्र पुष्प को पूरी तरह से पॉलीथीन से ढक देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बैगिंग। और किस लिए रोकेंगे? पर परागण को रोकने के लिए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम पर परागण को रोकने के लिए उसके ऊपर पॉलीथीन का आवरण चढ़ा देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बैगिंग या थैलीकरण या बोरा अवस्था। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है परागकश स्त्रीकेसर का संकर्षण। परागकण भी परागकोश वर्तिकाग्र पर आने के बाद क्या होगा, उस सिचुएशन की हम भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टॉपिक हम बनाते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्तिकाग्र
अपने अपने जैसी जाति के परागकण का पता लगाने के लिए उनमें रसायन का पता लगाएंगी वह उसी जाति का परागकण है या नहीं। ठीक है, वर्तिकाग्र जो होता है परागकण। अब आप सोचेंगे कि वर्तिकाग्र कोई परागकण आया, ठीक है, समझो हवा के माध्यम से इसके ऊपर कोई परागकण आ चुका है। ठीक है, अभी कैसे कौन पता लगेगा कि ये परागकण समान जाति का है या नहीं है। अगर ये पादप एक पौधा है, इसके पुष्प हो गए। अब भी एक डाउट, ये पुष्पासन हो गया, ये पुंकेसर हो गए। ठीक है, ये वर्तिका हो गई। अब इनमें से कौन पता लगाएगा कि ये परागकण समान जाति का है या नहीं है। इस बात का पता लगाने का कार्य करेगी वर्तिकाग्र। कौन? वर्तिकाग्र। तो आप यहाँ पर एक बात नोट कर सकते हो कि जो परागकण किसी दूसरी जगह से परागकण वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है तो उस बात का पता कि वह समान जाति का है या नहीं है वो कौन करता है? वर्तिकाग्र। ठीक है, यह बात आप नोट डाउन कर लो। अगला पॉइंट है, वर्तिकाग्र पर निम्न रसायन भी पाए जाते हैं जिससे वो पता लगाती है कि वह वर्तिकाग्र पर जो परागकण है वो किसका है। ठीक है, तो कौन कौन से रसायन, उस रसायन की हम चर्चा करते हैं। वह निम्न रसायन है, निम्न रसायन है। सबसे पहला कौन सा रसायन है? आइनोस्टॉल। आइनोस्टॉल। ये क्या है? ये एक शर्करा है। ये क्या है? ये एक शर्करा है। इसके अलावा क्या होता है? वर्तिकाग्र पर बोरोन उपलब्ध होता है, आदि बहुत सारे आवरण उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह टॉपिक अपने ये बात क्लियर। अगली बात है कि जितने रसायन की मात्रा होंगी ना उतनी परागकण की मात्रा होंगी। जैसे अगर कोई रसायन है, परागकण के जो वर्तिकाग्र पर परागकण पर अगर 2 मिलीग्राम रसायन मान ले, ठीक है, हमने यह माना है, ना कि ये रियल है, हमने माना कि परागकण में 2 मिलीग्राम रसायन है, तो वर्तिकाग्र पर भी कितना होगा? 2 मिलीग्राम। जितना परागकण पर है, जितना परागकण पर उतना ही किस पर होगा? वर्तिकाग्र पर। दोनों पर कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है दोस्तों, और जो तय कौन करता है? वर्तिकाग्र। हमने ये बात क्लियर कर चुके हैं। अब देखते हैं हम प्रवेश कैसे करते हैं आखिरकार परागकण। सबसे पहले ये वर्तिकाग्र का हमने चित्र बना दिया। वापस ये हमने एक वर्तिकाग्र का चित्र बना दिया, क्योंकि वर्तिका ये है हमारा अंडस है, बाकी सब मान लो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कोई परागकण आया, ठीक है, तो परागकण कैसे भी आ सकता है, उसी जाति का आ सकता है या किसी और जाति का भी आ सकता है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि वो समान जाति का है और पर परागकण के माध्यम से इसके ऊपर आ चुका है। सबसे पहले हम क्या होगा इसके अंदर? ये क्या है? ये परागकण है, परागकण। ये परागकण की बाह्य चोल, ये परागकण की कौन सी चोल है? बाह्य चोल। ये है अंतःचोल। अंतःचोल। परागकण में 2 चोल थी, बाह्य चोल और अंतःचोल। अब इसमें से एक निकलेगी नलिका, किसके अंदर से? परागकण के अंदर से, पराग नलिका। मैं आपको ये चित्र साइड में बनाकर बता देता हूँ, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? ये हमारी वर्तिकाग्र, ये हमने वर्तिकाग्र का चित्र बना दिया। ठीक है, ये तो अपनी वर्तिकाग्र है। ठीक है, और ये क्या है? वर्तिका है। अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या आया? एक परागकण आया था, परागकण ने वृद्धि की, परागकण में कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे इसकी क्या निकली? पराग नलिका। ये क्या है? पराग नलिका। ये क्या है? परागकण। ये किसके ऊपर आया? वर्तिकाग्र के ऊपर आया। ठीक है, वर्तिकाग्र पर ऊपर कुछ श्लेष्मा, केमिकल, रसायन आदि उपलब्ध है। ठीक है, ये बात क्लियर है।
परागकण पर मुख्यतः दो आवरण होते हैं, एक बाह्यचोल का और एक अंतचोल का, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बाह्यचोल और अंतचोल। अगर आपने बात नहीं जानी है तो लघु विवरण ध्वनि वाला लेक्चर आप कंप्लीटली देख लेवे। इसके बाद है कि बाह्यचोल बनी किसकी होती है, ठीक है। बाह्यचोल किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है? बाह्यचोल दो चीजों की बनी होती है, सबसे पहले स्पोरोपोलिनिन और रोबिस्की। सबसे मेन आप याद रखना कि स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है? अब हम अपना अगला टॉपिक ले। अब देखते हैं हम पराग नलिका का निर्माण, कि पराग नलिका का निर्माण आखिरकार होता कैसे है। पराग नलिका का निर्माण, हमारा अगला टॉपिक है पराग नलिका का निर्माण किस प्रकार से होता है। पराग नलिका का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लो मैं आपसे एक बात करता हूँ नॉर्मल सी, वर्तिकाग्र पर गिरा जल द्वारा परागकण। अगर कोई वर्तिकाग्र उसके ऊपर जल या वायु किसी भी द्वारा परागकण आकर गिरा, ठीक है, अब वो परागकण गिरने के अंदर जाएगा, इसके ऊपर पहले तो वर्तिकाग्र पता लगेगा कि वो परागकण उसका है या नहीं है। फिर जो बाह्यचोल होती है ना पर लगेगा, अंतचोल पर दाब लगेगा। जो अंतचोल होती है ना परागकण की, उसके ऊपर क्या लगेगा, थोड़ा सा दाब लगेगा। और दाब लगने के बाद जिसे स्फीति दाब कहते हैं, जो दाब लगता है ना उसे क्या कहेंगे हम, स्फीति दाब कहते हैं। उसमें एक जगह पर बाह्यचोल नहीं होती, उसमें एक जगह होती है परागकण की, इधर एक जगह पर बाह्यचोल, जैसे हमारे यहाँ पर बाह्यचोल नहीं है, ठीक है, होती है, और वहाँ पर अंतचोल पर दाब लगता है, और यहाँ पर जो अंतचोल होती है ना उसका दाब लगता है, ठीक है, वह बाहर निकलने लगेगा और पराग नलिका का निर्माण करेगा। और ये जो अंतचोल होती है बाहर निकलती है और पराग नलिका का निर्माण करना आरंभ कर देती है। पराग नलिका का निर्माण करने में सबसे सहायक कौन होती है, अंतचोल, ठीक है। अब ये बात मैं आपको वापस पूरी तरह से लिखकर आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले वर्तिकाग्र पर कोई परागकण किसी मात्र सहायता से आकर गिरा, वर्तिकाग्र पर परागण मान लेते हम, ठीक है, परागण के द्वारा परागकण, ठीक है, परागकण आकर वर्तिकाग्र पर गिरा, ठीक है, वर्तिकाग्र पर गिरा, ठीक है। फिर अंतचोल पर क्या लगेगा, दाब। जिस जगह पर अंतचोल नहीं है, जैसे परागकण है, यहाँ पर बाह्यचोल की मात्रा थोड़ी कम है, पूरी समाप्त नहीं है, सिर्फ मात्रा की थोड़ी सी कमी है, यहाँ पर अंतचोल अपना दाब लगाएगी और परागकण को बाहर निकालेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, जो स्फीति दाब। ये कौन सा दाब होता है, ये है स्फीति दाब होता है, स्फीति दाब लगेगा, ठीक है, और पराग नलिका निर्माण करेगी। सबसे पहले अपने वर्तिकाग्र, ये अपना परागकण आकर गिर चुका है। यहाँ पर क्या होता है, बाह्यचोल का आवरण थोड़ा सा कम होता है, और वहाँ पर क्या करेंगे, अंतचोल जो होते हैं अपना दाब लगाएंगी, और अंतचोल क्या करेगी, पराग नलिका का निर्माण, ठीक है। अब आप इस बात से आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो पराग नलिका निर्माण करने में सहायक कौन होता है, परागकण में पराग नलिका को निकालने में सहायक कौन है, सहायक कौन है, पहले आप खुद सोच लो। आप अपना आंसर कमेंट करो, मैं यहाँ पर आपके लिए भी लिख के दूँ। सहायक अंतचोल होती है, कौन होता है, अंतचोल, क्योंकि यहाँ पर बाह्यचोल की तो मात्रा कम है ना, बाह्यचोल पर जब थोड़ा बहुत कम मात्रा होगी तो उससे आप अंतचोल का दाब लगाएगी तो आसानी से बाहर निकल जाएगी, और इससे पराग नलिका का निर्माण भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि पराग नलिका, चलो वर्तिकाग्र में प्रवेश कर दी, अब वर्तिकाग्र में प्रवेश करने के बाद तो पराग नलिका का जाति कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं पराग नलिका का
कहाँ पर प्रवेश होता है? तो पराग नलिका का प्रवेश होता है बीजांड के अंदर। तो हम बात करते हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है पराग नलिका का बीजांड में पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपसे कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात होती है ज़्यादातर पादपों में बीजांड द्वार से पराग नलिका प्रवेश करती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। पराग नलिका सबसे ज़्यादातर कहाँ से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार से। हमने जब पूरे स्त्री कैंसर की बात की थी तो कैसे संरचना बनाई थी हमने उसकी, ये बनाया था अंडा से। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर अप्रति, यहाँ पर क्या था, ये अध्यावरण था। इसे हम क्या कहते थे? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। यहाँ पर मैंने क्या कहा? अधिकता, मतलब कोई जो पराग नलिका जो निभाग के द्वारा भी प्रवेश करती है। ठीक है, किसके द्वारा? निभाग के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ज्यादातर पादपों में बीजांड द्वारा पराग नलिका प्रवेश करती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। अधिकतम, हम क्या कहते हैं? अधिकतम। अधिकतम पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। किधर से? बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पादपों में निभाग के द्वारा भी पराग नलिका प्रवेश करते हैं, जिसे निभाग्य कहते हैं। अगर ऊपर से अगर पराग नलिका आई और इसमें से प्रवेश करके निभाग्य द्वारा, या तो इधर से प्रवेश कर रहे हैं तो हम इसके बीजांड द्वारा प्रवेश करती है, तो इसे तो बीजांड द्वार कहते हैं। और अगर निभाग के द्वारा प्रवेश करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे निभाग्य। ठीक है, पादपों में कभी कभी पराग नलिका निभाग से भी प्रवेश करती है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम निभाग्य कहेंगे। निभाग्य। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अब हम अपने इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। सबसे पहले अपनी क्या हो गई? वर्तिका। इसका नाम लिखने की तो आवश्यकता नहीं है मुझे, कि नाम भी बताना पड़ेगा। शायद तक मुझे आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं रही, आपको इसका नाम याद होगा। इसके बाद हम ये क्या है? ये इसका अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गई, ये वर्तिका हो गई, ये इसका अंडाशय हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अपरा से क्या जुड़ा होता है? अध्यावरण। क्या जुड़ा होता है? अध्यावरण। ठीक है, ये हो गया अपना अध्यावरण। ये इस प्रकार से होता है। ये हमने अध्यावरण बना दिया। ये अध्यावरण की दूसरी परत, अध्यावरण हमने इसी प्रकार से देखा था ना। ठीक है, और ये क्या अपना बीजांड द्वार। अब हम देखते हैं पराग नलिका प्रवेश कैसे करती है। सबसे पहले हम किसी एक माध्यम से परागकण को यहाँ पर प्रवेश कराते हैं। समझो, ये किसी यहाँ अलग, मतलब पर परागण की विधि से यहाँ पर कोई परागकण यहाँ पर प्रवेश करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा परागकण। ठीक है, परागकण पर मैंने कितने और बताई? 2। बाह्यचोल अंतःचोल मैंने बताई थी। ठीक है, सबसे पहले इसमें स्फीति दाब लगेगा, जिससे बाह्यचोल तो फट जाएगी और अंतःचोल से ये पराग नलिका निकलेगी। सबसे पहले यहाँ से पराग नलिका निकली, ये पराग नलिका चली जाती है और किस प्रकार से अंदर जाती है मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूंगा। ठीक है, पराग नलिका आगे जाती है जाती है जाती है। ठीक है, ये चली गई। अब यहाँ पर हम क्या से प्रवेश करा रहे हैं? बीजांड द्वार से। ठीक है, हम निभाग्य प्रवेश भी आपको जरूर बताएंगे अगले वीडियो में या इसी वीडियो में, जब मुझे टाइम मिला है तब मैं निभाग्य प्रवेश भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपको कैसी संरचना बताई थी ना मैंने आपको, इसमें तो तारक केंद्र थे, ध्रुवीय कारक थे, ये इस प्रकार से, नीचे 3 कोशिका थी, यहाँ पर 2 केंद्रक थे, यहाँ पर कोशिका थी, ये पराग नलिका प्रवेश करके इसके अंदर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये भी आप पूछेंगे कि पराग नलिका इसके अंदर जाती कैसे है, क्या इनको इसको रास्ता कौन दिखाता है, ये इस तरफ भी तो मुड़ सकती थी, ये इस तरफ से भी जा सकती थी, ये सीधी निभाग से जा सकती थी, ये उस तरफ से प्रवेश करती है। यहाँ पर बोरॉन की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर क्या होंगी, बोरॉन की मात्रा, यहाँ पर क्या है, बोरॉन की मात्रा, और ये बोरॉन के तरफ इधर मात्रा कम है, इधर नहीं जाएगी, इधर मात्रा ज्यादा होती है। ये बोरॉन स्रावित कौन करता है, ये बिजांडी स्रावित करता है बोरॉन का, और बोरॉन से ये रास्ता तय करती है, और बोरॉन से रास्ता तय करने के बाद ये किसके अंदर चली जाती है, बिजांड के अंदर। ठीक है, और जो ये साइड में मैंने छोटे छोटे संरचना बनाना भूल गए, इसे क्या कहते थे हम, फ्लिफॉर्म संपुट। ठीक है दोस्तों, और इस साइड में जो कोशिका थी इससे हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, ये बात टॉपिक क्लियर है आपका, क्या पराग नलिका कैसे प्रवेश करती है। ठीक है, और जो ये फ्लिफॉर्म संपुट होती है ना, ये क्या करते हैं, बोरॉन स्रावित करते हैं। अब मैं आपको 2-3 टॉपिक लाइनें यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि जो फ्लिफॉर्म संपुट होते हैं वो किसके, फ्लिफॉर्म संपुट किसका स्रावित करते हैं, बोरॉन का, बोरॉन। ठीक है, ये किस लिए स्रावित करता है, कि पराग नलिका, बोरॉन क्या करता है, बोरॉन से पराग नलिका पोषण लेती है, और जिस तरह पोषण होगा हमें उस तरफ ही जाएंगे। पराग नलिका क्या करती है, पोषण लेती है, पराग नलिका पोषण लेती है। ठीक है, ये बात अभी क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद और बोरॉन से पराग नलिका पोषण लेकर कहाँ पर वृद्धि करके पहुंचती है, बोरॉन से है ना पराग नलिका क्या लेती है, पोषण, और ये क्या करती है, वृद्धि, क्या करेगी ये, वृद्धि। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी टॉपिक क्लियर है। ठीक है दोस्तों, हम लेक्चर नंबर अपना 4 कंप्लीट कर लिया है, अब लेक्चर नंबर 5 का हम कल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको अगले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 देखना हो तो आप चैनल के अंदर जाकर लेक्चर 1, 2, 3 और 4 कम्प्लीटली देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।